हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। कैसे हो सारे लोग? मस्त। सर हम अच्छा मैं भी मस्त। तो हम लोग एस ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन पूरा कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो हाइड्रोजन के बाद अपन लोग एस ब्लॉक की बारी है। ठीक है, तो शायद सारे लोग आ गए। फटाफट एस ब्लॉक हम लोग रिवाइज करते हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत 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 मस्त है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। तो और इनऑर्गेनिक तो बहुत ही जरूरी है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बच्चे लोग? हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं शायद पता हो? दो ग्रुप। यस बेटा, टू ग्रुप्स में एस ब्लॉक जो है वो डिवाइडेड है। एक है एल्कली मेटल्स और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्कली मेटल्स के बारे में। ओके, अच्छा, सबसे पहली बात तो यही समझ में आती है कि भाई एल्कली मेटल्स से बोलते क्यों हैं इनको? एल्कली का मतलब होता है बेसिक। तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होती हैं वो बेसिक नेचर के होती हैं। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। देखो, सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स को ही फर्स्ट ए ग्रुप भी बोलते हैं बच्चे लोग? फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है, या ऐसा बोल दो फर्स्ट ग्रुप। बस तुम्हें एक्सेप्शन चीजें याद रखनी है, तो मैं एक्सेप्शन लिखता जाऊंगा। कौन से एलिमेंट है? कौन कौन से एलिमेंट है? लीना की रब से फरियाद, है ना? ये वाले एलिमेंट हैं। ज्यादा इसमें एक्सेप्शन है ही नहीं है। लीना की रब से फरियाद, है ना? तो अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सभी लोग एकदम ध्यान से देखते रहें। ज्यादा टाइम नहीं है, ये एस ब्लॉक आज खत्म होना है। तो बस बस केवल तुम लोग ध्यान देते रहो, बाकी मेरा काम है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। बोले बोल, साइज क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है मेटालिक नेचर क्या होगा? आयोनिक रेडियस क्या होगी या आयोनिक नेचर क्या होगा? ओके, सॉफ्टनेस क्या होगी? याद भी करते जाना। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी 1 नंबर, 2 नंबर, 3, और इधर क्या है 4। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये साइज बढ़ता है, मेटेलिक नेचर बढ़ता है, आयोनिक नेचर बढ़ता है। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीजेस होती है। भाई जो साइज होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? और ज्यादा अगर बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी। ऊपर से नीचे जाते हैं मेटेलिक नेचर बढ़ता है, मेटेलिक नेचर अगर बढ़ा तो आयनिक नेचर बढ़े। और ऊपर से नीचे आता है तो साइज बढ़ता है, तो स्ट्रांग नहीं होती ये चीजें, सॉफ्ट हो जाती है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो सॉफ्टनेस भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एनसीईआरटी कहता है कि अगर हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करी, मेल्टिंग पॉइंट की बात करी, ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, बच्चे लोग बताएं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? जल्दी बताएं भाई साहब सभी लोग।
डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डिक्रीज होती है। होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होंगी, डिक्रीजेस हो। ओके, ध्यान से समझते रहें। ठीक है, ये 8 प्रॉपर्टी याद हो गई। ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है वो इंक्रीज हो रही है, और ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बस एक्सेप्शन केवल एक ही चीज में है, एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, डेंसिटी में है। एक्सेप्शन अच्छे से याद रखना है बच्चों, एक्सेप्शन क्या है, डेंसिटी में है। डेंसिटी में कैसे एक्सेप्शन है, ठीक है। तो देखो, डेंसिटी डिक्रीज कराती है। डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है, ऐसे होता है। मतलब डेंसिटी ऊपर से नीचे जाने पे साइज जो है, मास जो है वो बढ़ता है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो ऐसा बोल सकते हैं, मास बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो साइज ये जो है डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ऐसे। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, जैसे हमने ऐसा रेगुलर ऑर्डर लिखा ली ना, ठीक है, रेगुलर ऑर्डर लिखा ली ना की रब से फरियाद। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम डेंसिटी जो है वो किसी भी ग्रुप की इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन ये तो रेगुलर ऑर्डर है, लेकिन ये ऑर्डर एकदम सही नहीं है। सोडियम और पोटेशियम में डेंसिटी जो है वो उसका डिफरेंस हो जाता है, तो रेगुलर ऑर्डर जो है वो क्या हो जाता है, लिथियम की सबसे कम, फिर पोटेशियम की, और फिर सोडियम। इसके स्ट्रक्चर की वजह से सोडियम पोटेशियम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, बस इसी में चेंज है, बाकी किसी में चेंजेस नहीं है। तो ये जो है वो सही है। ओके, जो रॉन्ग है, जो एक्सेप्शन है वो पूरा लिखेंगे। एक्सेप्शन भी याद करो, तो कौन सी कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 9 प्रॉपर्टी। फटाफट देख लो जल्दी से, ये 9 प्रॉपर्टी हैं जो कि एनसीईआरटी में एक टेबल के फॉर्म में लिखी हुई है। ओके, क्लियर। सर के फटाफट, और एन वर्ड्स को समझ नहीं आया सर। इसका साइज की वजह से, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसके एटम्स जो होते हैं वो कम डेंस होते हैं पोटेशियम के, और सोडियम के मॉलिक्यूल जो है वो, इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर की वजह से ही इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते डेंस, हैं। हाँ ज्यादा डेंस हो जाते हैं। ओके। ठीक है, 9 प्रॉपर्टी है, एक बार सारी प्रॉपर्टी देख लो। इधर वाली जो है वो इंक्रीज हो रही है, इधर वाली डिक्रीज हो रही है, एक्सेप्शन ये है। एकदम क्लियर कट जो है वो सारी चीजें देखते जाओ। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझो। देखना, रिएक्शन में कुछ दम नहीं है। हमने बोला भाई रिएक्शन विथ O2, O2 के साथ रिएक्शन कराओ, हो जाएगी। एल्कली मेटल्स की वैलेंसी कितनी होती है भाई, फर्स्ट के एलिमेंट है ना, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 1 हो गई कि नहीं हो गई, और एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गई, +1। ओके, ये चीज जो है वो याद रखना। ओके, चलो, तो रिएक्शन विद O2, तो ध्यान देना, तुम लोगों ने परॉक्सी वगैरह पढ़ा है ना, परऑक्साइड क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन में, ठीक है। यस सर। तो जैसे कोई भी मेटल है ना, एल्कली मेटल्स, यहाँ पे M जो है वो हम एल्कली मेटल्स लिखेंगे। M को क्या लिखेंगे बेटा, एल्कली मेटल्स। ओके, एल्कली मेटल्स जैसे M है, इसकी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो MO, O की वैलेंसी क्या होती है, 2, M की वैलेंसी एल्कली मेटल्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रिस क्रॉस रूल,
तो ऐसा हो जाएगा M2O, इस फॉर्म के ऑक्साइड बनाएंगे, इस फॉर्म के ऑक्साइड बनाएंगे भाई, है कि नहीं। तो केवल एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, लिथियम। जैसे सोडियम है ना, सोडियम अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, Na2O बना सकता है, Na2O बना सकता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं Na2O। लेकिन सोडियम जो है परऑक्सी की, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिथियम, केवल एक्सेप्शन किसमें है, लिथियम में है। अगर एक्सेप्शन लिथियम में है तो लिथियम केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बनाता है, Li2O, परऑक्सी बॉन्ड बनाता है। लिथियम जो है वो मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता। ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं मोनो ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, मोनो ऑक्साइड, ठीक है। लिथियम केवल और केवल परऑक्सी बनाता है। अच्छा, अगर यही मेटल जो है एल्कली मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो कुछ मेटल्स जो हैं वो परऑक्सी भी बनाते हैं, जैसे सोडियम, ठीक है। यहाँ पे अगर सोडियम है तो सोडियम परऑक्सी भी बनाता है, इसको बोलते हैं। तो जैसे हम बोले कि Na की रिएक्शन हम O2 के साथ करें तो क्या बन जाएगा, Na2O2, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड भी बना सकता है, परऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता सर लिथियम बस पेरोक्साइड बनाएगा, है। यस, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, ठीक है। लिथियम मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, अभी बताएंगे। ठीक है, मतलब लिथियम, ये तो मोनो ऑक्साइड तो सब बनाते हैं, मोनो ऑक्साइड तो सब बनाते हैं, लेकिन स्पेशल केस में परऑक्सी ये बनाता है, लिथियम भी परऑक्साइड बनाता है। मोनो ऑक्साइड तो सब बनाते हैं वैलेंसी के हिसाब से, तो कुछ कंपाउंड जो हैं वो परऑक्सी भी बनाती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और लिथियम भी बनाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ कंपाउंड जो हैं वो कौन से, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, सुपर ऑक्साइड तुम लोग को पता है, जल्दी बताओ, कोई सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बताया मुझे, देखो। NaO2। यस, अगर हम NaO2 नहीं, सोडियम जो है वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे MO2 फॉर्म की, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। जैसे पोटेशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, KO, इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो मेन बात ये है कि एल्कली मेटल्स जो हैं वो मोनो ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं, और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। क्लियर, मोनो ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अच्छा, अगर क्वेश्चन एक बार आया था कि भाई साहब इनमें स्टेबिलिटी बता दो किसकी ज्यादा हो, इसमें स्टेबिलिटी बतानी है, मोनो ऑक्साइड की ज्यादा होगी कि परऑक्साइड की ज्यादा होगी कि सुपर ऑक्साइड की ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमेशा मोनो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा होती है, M2O की ज्यादा होती है कि M2O2 की ज्यादा होती है कि MO2 की ज्यादा होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब, जैसे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी, यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 है, सर पेरोक्साइड की ज्यादा होगी। देख लेते हैं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे क्या है, -12, ठीक है। जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर, जितनी लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी।
बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी। ये दूसरे को फटाक से M2O ऑक्सीडाइज, की ज्यादा होगी। नहीं 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 नहीं, सॉरी एक मिनट, ये प्रोपोर्शनल है बेटा, एक मिनट में थोड़ा सा उसमें देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये केवल केवल ऑक्साइड में है, पर ऑक्साइड भी हो सकता है, ये ऐसा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा है, बोलो माइनस, ये तो इसकी ये ज्यादा है ना, फिर -1 है और फिर और कम हो गई -2 हो गई, है कि नहीं? MO2 की ज्यादा होगी। हाँ, तो ये याद रखना, ये केवल केवल ऑक्साइड के केस में है, ऐसा नहीं कि हर एक के केस में तुम सोचने लगो, केवल ऑक्साइड के केस में। ये दोनों चीजें याद रखो। तो एक बात तो क्लियर हुई कि एल्कली मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद मोनो ऑक्साइड देते हैं, पर ऑक्साइड देते हैं, सुपर ऑक्साइड देते हैं। मोनो ऑक्साइड M2O फॉर्म का, पर ऑक्साइड M2O2 फॉर्म का, सुपर ऑक्साइड MO2 फॉर्म का। स्टेबिलिटी अगर बात करी जाए तो मोनो ऑक्साइड की ज्यादा, पर ऑक्साइड की, और फिर सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करी जाए तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, पर ऑक्साइड सब, पर ऑक्साइड कम, ठीक है, मोनो ऑक्साइड कम, फिर उसके बाद पर ऑक्साइड और फिर सुपर ऑक्साइड सबसे ज्यादा। क्लियर बात, जल्दी बताते रहें। चलो आगे की बात करते हैं। जो भी ऑक्साइड बने हुए हैं ना, वो किस फॉर्म के, जैसे मान लो मोनो ऑक्साइड है Li2O, भाई मोनो ऑक्साइड तो सब बनाते हैं, Li2O है, Na2O है, K2O है, Rb2O है, CS2O है। अब ऊपर से नीचे जाते हैं बच्चे लोग, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, एनसीईआरटी बोलती है कि बेसिसिटी टॉप टू बॉटम, बेसिसिटी की बात कर लेते हैं और सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। क्या होगी बेसिसिटी एंड सॉल्युबिलिटी? देखो ऊपर से नीचे आते तो मेटालिक नेचर बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था, ये बताओ मुझे। मेटालिक नेचर बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था? एकदम बढ़ता था भाई। अभी हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा, मेटालिक नेचर ऊपर से नीचे आने पे सॉफ्टनेस बढ़ रही है, मेटालिक नेचर बढ़ रहा है। अब मेटालिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, बेसिसिटी बोलो चाहे सॉल्युबिलिटी बोलो, ये दोनों के दोनों जो है वो इंक्रीजेस है। ऑन मूविंग डाउन टू, अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी याद रखो बच्चे लोग, ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्रेट करने की एनर्जी, मतलब वाटर को ऐड करने पे हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है बच्चे लोग वो ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो भाई साहब अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो वो कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होगा, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम है, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा निचोड़ है यहाँ पे, ठीक है, तो वो कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल है कहीं पे भी। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी ऑक्साइड है, कोई भी चीज है जिसमें हाइड्रेशन है, कोई भी ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, कोई भी, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बेसिसिटी और सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो वो कंपाउंड सॉल्युबल होता है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है तो वो इनसॉल्युबल होता है। ध्यान देना बच्चे लोग, ओके। चलो अच्छा, एक चीज और रह गई है तो वो थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा, आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर बताओ मुझे।
आयोनिक रेडियस का ऑर्डर। जैसे लिथियम है गैसियस, अभी बताना, मैं लिख लूं। सोडियम गैसियस, पोटासियम गैसियस, रुबिडियम गैसियस और सीजियम प्लस। किसकी ज्यादा होगी? सीजियम की ज्यादा CS। होगी। ठीक है, तो ये आयोनिक रेडियाई एक तरीके से साइज है। तो टॉप टू बॉटम जो है वो चाहे एटॉमिक रेडियाई हो चाहे आयोनिक रेडियाई हो, वो बढ़ती ही बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ती है ना। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो? ध्यान देना, हाइड्रेशन एनर्जी और आयोनिक रेडियस एक दूसरे के अपोजिट होती है। हाइड्रेशन एनर्जी और आयोनिक रेडियस एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे लिथियम है लेकिन हाइड्रेशन में एक्वस, हाइड्रेटेड रेडियाई। ठीक है, जब मॉलिक्यूल में वाटर ऐड है तब रेडियस कैसे होगी? हाइड्रेटेड रेडियाई। Li प्लस बेटा एक्वस है, सोडियम प्लस एक्वस है, पोटासियम प्लस एक्वस है, रुबिडियम प्लस एक्वस है, सीजियम प्लस एक्वस है। कहीं पे भी अगर एक्वस पूछा जाए लिथियम तो की वो ज्यादा होगी। हाइड्रेटेड रेडियाई पूछी जा रही है, और कहीं कहीं गैसियस पूछा जाए तो आयनिक रेडियाई पूछी जा रही है, और जस्ट अपोजिट होती है बच्चे, ऐसे होती है। क्लियर बच्चे लोग? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल है ना, जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल, देखो इसका साइज कम है ना, तो इसमें कम वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रेट हो पाएंगे। इसका साइज बड़ा है तो ये जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है, ज्यादा ज्यादा सॉल्युबल है तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा, मतलब ऐसे पूरी तरीके से घेर लेंगे तो रेडियस जो है तो पूरी तरीके से घेर लेंगे तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा। ओके, ये वाले पेज की बातें क्लियर हो गई क्या? जल्दी बताएं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद N2। अच्छा, नाइट्रोजन के साथ बेटा रिएक्शन होगी। लिथियम, केवल और केवल लिथियम रिएक्शन करता है। लिथियम के पास इतनी टेंडेंसी होती है कि N और N के बीच का ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रेक कर देता है, केवल लिथियम के पास। ठीक है, तो लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? Li3N, लिथियम नाइट्राइड। क्या बोलते हैं इसको? लिथियम नाइट्राइड। और जिसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो LiOH बन जाएगा और NH3 बन जाएगा। LiOH बैलेंस कर लेंगे, NH3 बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे लोग कि कौन एल्कली मेटल्स में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो केवल और केवल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है? तो केवल और केवल लिथियम ही ऐसा है। लिथियम के पास ऐसी पावर होती है, ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी होती है कि उस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है, जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो कि लिथियम के पास है। ओके, तो यही रिएक्शन करता है। और लिथियम का नाइट्राइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके LiOH बना देता है। ओके, ध्यान देते रहना बच्चे लोग। अच्छा, हम H2 के साथ रिएक्शन करें बच्चे, रिएक्शन विद H2 क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। हाइड्राइड हम लोगों ने देखा है, एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड, एल्कली मेटल्स अगर हाइड्राइड बनाते हैं तो कौन से, किस टाइप के हाइड्राइड होते हैं बताओ मुझे। हाइड्राइड अपन लोगों ने पढ़ा है, एसिडिक, फिर से बोलो। सॉरी बेसिक बेसिक एसिडिक ही होते हैं। हाइड्राइड जो होते हैं बेटा कितने तरीके के होते थे? हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड, कोवलेंट आयनिक हाइड्राइड, हाइड्राइड होता है ये। आयोनिक हाइड्राइड। वेरी गुड। तो एस ब्लॉक के अगर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करें तो आयोनिक हाइड्राइड ही मिलते हैं। चलो, ये तो बात तुम्हारी क्लियर हो। तो अगर हमने बात करी लिथियम, लिथियम रिएक्शन करेगा तो LiH देगा, NaH देगा, पोटासियम H देगा, रुबिडियम H देगा, सीजियम H देगा।
अब हम बोले कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, क्या होगी स्टेबिलिटी, जिससे ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही बता रहे, ऊपर से नीचे जाने पे स्टेबिलिटी क्या होगी इनके हाइड्राइड्स की, डिक्रीज। देखो साइज डिफरेंस जो है अगर हाइड्राइड का बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बड़े साइज डिफरेंस बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल आसानी से टूट सकता है कि नहीं टूट सकता, तो स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीजेस होती है। क्लियर बात, जल्दी बताएं, रीजन के साथ साथ बताते जा रहे हैं, समझते जाओ बस, तुम्हें नोट वगैरह कुछ नहीं करना है, सर स्क्रीनशॉट एक बार पीछे कुछ वाला नहीं, स्लाइड दिखाना। तुम्हें स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं लेना है, बस केवल और केवल देखते रहो और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बस। आजकल तो इतनी ज्यादा फैसिलिटी है ना। अभी यहाँ पे केवल और केवल समझते रहो। रिएक्शन नंबर 5 है, अगर हमने एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करी, किसके साथ रिएक्शन करी, एक्वस अमोनिया के साथ बच्चे लोग, तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत एनटीए वालों को तो बड़ी पसंद है, हमेशा रख देते हैं इसका क्वेश्चन, कभी जेई में रख देंगे कभी नीट में रख देंगे। देखो ध्यान दो, एल्कली मेटल्स जो हैं वो एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, X+Y कोई डिजिट है, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, एक M जो है भाई वो मेटल है, NH3 के साथ रिएक्शन करा, कुछ भी हम मान लो NH3X ले लिया, ये प्लस है, और इलेक्ट्रॉन NH3 को लेके यहाँ पे Y टाइम्स बना देगा। देखना था बच्चे लोग, जैसे मान लो ये M क्या है, एल्कली मेटल्स है कि नहीं है, सोडियम पोटासियम रुबीडियम, तो एल्कली मेटल्स में से कोई हो सकता है, एल्कली मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है। जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आया, एक प्लस चार्ज आया, ठीक है, तो एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल के अमोनिया के साथ वो कंबाइन हो, तो इस इलेक्ट्रॉन की यही खासियत है भाई साहब, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ओके, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा होगा, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन अगर किसी को मिल जाएगा तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, जैसे सोडियम के पास प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, सोडियम हो जाएगा, मतलब +1 से 0 चला जाएगा, +1 से 0 चला जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चे लोग, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट है और ये जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या है, अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। पैरामैग्नेटिक नेचर के बाद जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टिंग नेचर का होगा, और इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग नेचर का है, और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। ध्यान देना, एनसीईआरटी में एक पॉइंट और एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि भाई साहब अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूं उसको बस रिवाइज करो। अगर अमोनिएटेड, देखो व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड इंक्रीजेस, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड इंक्रीज होगी तो जो पैरा सब्सटेंस है ना, पैरा वाला जो है वो डाया में चेंज हो जाता है,
पैरा वाला डाई में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है भाई? अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वो कपलिंग हो जाती है। सर एक इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज करेंगे, अमोनिया ये की या? पूरे सिस्टम, ओके सर। ठीक है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये वाला जो है ना पैरा से डाया हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई इनकी कपलिंग हो जाती है, ड्यू टू कपलिंग। अरे एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा ना, अगर दो हो जाएंगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान देना। और जो ब्लू कलर है वो ब्रॉन्ज कलर हो जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट एक बार देखो सारे बच्चे, ठीक है। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेटेड इंक्रीज कर रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो डा में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले एक था, अब कॉन्सेंट्रेटेड इंक्रीज करने के बाद इलेक्ट्रॉन की कपलिंग हो गई, ठीक है। और कलर भी चेंज हो गया। पता ही है भाई कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका कुछ अलग कलर होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो कुछ और कलर होता है, तो कलरलेस होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर का हो रहा है। बच्चे लोग ध्यान दें, क्लियर है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछा जाता है कि भाई अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता क्या है वो पूछा जाता है। आसानी से बता सकते हो। अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। ओके। ओके सर। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर की रिएक्शन, ध्यान से समझते रहो, पूरी रिएक्शन आज खत्म हो जाएंगी। रिएक्शन विथ ड्राई अमोनिया। अभी क्या था? अभी तो हमने एक्वस अमोनिया के साथ करी थी तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना था। अब ड्राई अमोनिया के साथ करते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, ड्राई अमोनिया तो कुछ नहीं है। अगर अमोनिया ड्राई हुआ तो लिथियम के रिएक्शन करता है और बाकी जो मेटल हैं एल्कली मेटल कंपाउंड बनाते हैं। एक्सेप्शन का केस है, लिथियम केवल इमाइड बनाता है और बाकी जो एलिमेंट हैं वो अमाइड बनाते हैं। देखो इतना तो पता होगा ना, ये वाला जो अगर NH लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं इमाइड, लिथियम इमाइड। और अगर NH2 लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्या? अमाइड। बच्चे लोग एक्सेप्शन लिथियम है, लिथियम रिएक्ट विथ एक्वस तो वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना देगा, ड्राई NH3 के साथ तो इमाइड बनाएगा और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अमाइड बनाएंगे। ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करते हैं सल्फेट्स की। देखो अगर सल्फेट की बात करें, कैसे सल्फेट होते हैं? अरे कभी भी H2SO4 कोई भी मेटल है, एल्कली मेटल्स, उसकी रिएक्शन H2SO4 से साथ करा दो तो MSO4, तो M2SO4 होता है, M2SO4। जैसे सोडियम जो है वो क्या बना देगा? सोडियम सल्फेट, है ना। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे। जैसे लिथियम है Li2SO4 बना देगा, सोडियम है Ne2SO4 बना देगा, पोटासियम है E2SO4 बना देगा, रुबिडियम है SO4 बना देगा,
सीजियम है, CH2SO4 बना दिया, ऐसा है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। अगर इनके बारे में बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करना। एक हम बात करेंगे पहले सॉल्युबिलिटी की और दूसरी स्टेबिलिटी की। उस स्टेबिलिटी को बोलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? थर्मल स्टेबिलिटी। बताओ क्या होगा। और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन कुछ लिख देता हूँ, सोचो सोचो तुम लोग। सर देखो, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी और थर्मल थर्मल भी डिक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी। नहीं, अगर आयोनिक कंपाउंड होते तो ये अलग बात थी, लेकिन ये सब जो है वो सल्फेट हैं। सल्फेट जो होते हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं बच्चे लोग। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर में स्टेबिलिटी। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों चीजें जो होंगी वो इंक्रीजेस। बच्चे लोग ध्यान देना भाई, Li2SO4, Li2SO4 जो होता है वो इनसॉल्युबल नेचर का होता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Li2SO4 को अगर हीट करेंगे तो वो तुरंत ब्रेक हो जाता है, स्टेबल भी नहीं रहता है। थोड़ी सी भी हीट पाके वो Li2O फॉर्म में और SO3 में चेंज हो जाता है। ओके, और बाकी अदर एलिमेंट जो हैं M2SO4 को अगर हीट करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे बच्चे लोग। ये खास बात है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसकी वजह से, अगर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई? आगे जो M है, लिथियम को छोड़ के बाकी सभी जो हैं वो हीट करने के बाद किसी में नहीं ब्रेक होते। लिथियम जो है वो Li2O में और SO3 में ब्रेक होता है। जल्दी बताएं, क्लियर है सारी चीजें? सर साइज भी तो इनका बड़ा होगा, तो इससे नहीं, इससे ये साइज नहीं, अब ये कंपाउंड बना दिए ना बेटा, अब कंपाउंड का साइज नहीं देख सकते। अगर एलिमेंट होता उसका साइज देख लेते। ओके, क्योंकि यहाँ पे Li2O है, इसका साइज सबसे छोटा है, लेकिन SO4 के साथ भी कंपैटिबिलिटी दिखा रहा है ना, तो SO4 के साथ कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। अगर Li2 केवल होता तो अलग प्रॉपर्टी थी। सर इसमें रिपल्शन नहीं होगी बल्कि और ऑक्सीजन के बीच में। नहीं नहीं नहीं। ओके, चलो आगे की कहानी हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझते रहना। ठीक है, तो कौन सी चीजें हो गई थी? नाइट्रेट हो गया था ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्या हुआ था? सल्फेट। ओके, सल्फेट हुआ था। अगर नाइट्रेट की बात करें, HNO3 के साथ रिएक्शन, है ना? नाइट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन। दूसरा है कार्बोनेट, कार्बोनेट H2CO3 के साथ रिएक्शन, कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन, है ना? चलो करते हैं। ठीक है, अगर कभी भी एल्कली मेटल जो है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करता है ना बेटा, तो MnO3 फॉर्म की नाइट्रेट देता है और हाइड्रोजन तो निकाल ही देता है। जैसे हमने बोला LiNO3 है, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, ये सभी के सभी नाइट्रेट हैं और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देखते जाना, सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। अभी इसका भी लिख लेते हैं। अगर कोई भी मेटल है उसकी रिएक्शन हम H2CO3 के साथ करते हैं तो M2CO3 बनता है ना? क्या बनता है? M2CO3।
और हाइड्रोजन गैस तो निकली ही जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, है ना, CS2CO3, ठीक है, Rb2CO3। अच्छा बच्चे लोग बताओ, उसमें इसमें भी हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, देखते जाना। हमने सॉल्युबिलिटी, ये सब कोवेलेंट नेचर के होते ही, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, इसके केस में भी हम लोग सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी दोनों के केस में देखे थे, और सल्फेट के केस में भी देखा था। बताओ क्या क्या होगी। सर इसमें नीचे Rb2CO3 कैसे आ गया? ओके ठीक है, अब इसको हम सही लिख देते हैं। देखो, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, बताओ। चलो चलो जल्दी, कोवलेंट नेचर के होते हैं ये भी, तो जैसे इसका था ना वैसे ही यहाँ पे भी है। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी और ये क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, वैसे यहाँ पे भी है। टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीजेस, ये वाली भी क्या हो रही है, इंक्रीजेस। एक्सेप्शन है कुछ, ठीक है, एक्सेप्शन क्या है वो नोट में देखेंगे। जो भी जितने भी नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो सब सॉल्युबल होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं सब सॉल्युबल होते हैं। केवल लिथियम नाइट्रेट को अगर हीट कर देते हैं तो Li2O बनता है और NO2 बनता है और O2 बनता है। और बाकी कोई भी नाइट्रेट को बच्चे लोग हीट करेंगे ना तो अलग चीजें हैं। अगर और कोई भी नाइट्रेट को हीट करेंगे, MnO3 को अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे MnO2 बनता है और O2 निकलता है बच्चे लोग, ठीक है। मतलब अगर मेटल नाइट्रेट की अगर हीटिंग करेंगे तो रिएक्शन में मेटल नाइट्राइड बनता है, NO2 जो होता है वो नाइट्राइट होता है और NO3 होता है नाइट्रेट, ठीक है। लिथियम का एक्सेप्शन का केस है, यहाँ पे NO2 अलग निकलता है और नाइट्रेट नहीं बनता, ऑक्साइड बनता। लिथियम का केस जो है वो हमेशा इसमें एक्सेप्शन रहेगा। अच्छा, इसमें क्या एक्सेप्शन वाली बात है वो भी देख लेते हैं। सर इसमें नीचे वाली स्क्रीन दिखनी है। रुको, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, नीचे वाले में ऐसा लिखा हुआ बेटा, ऊपर लिख दें क्या। यस सर, NO2 की बात नहीं समझ आ रहा। MnO। ओके, जैसे MnO3 है ना, इसको अगर हीट करेंगे ना तो मेटल नाइट्राइट बनेगा और O2 बनेगा, बस। बाकी जो है, देखो यहाँ पे अगर ये कार्बोनेट की बात करते हैं तो ये भी ऐसे ही है। Li2CO3 जो है वो इनसॉल्युबल है, ओके। आगे की कहानी, अगर Li2CO3 को अगर हीट करते हैं बच्चे लोग
तो लिथियम का ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है, और बाकी अदर मेटल्स के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। बच्चे लोग, सभी लोग एकदम ध्यान से देखते रहें। क्लियर बात? ये सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है? तो बार बार तुम्हें लाइन पढ़नी ना पड़े, इसकी वजह से सारे जो हैं वो एकदम क्लियर कट बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो 10th प्रॉपर्टी जो है वो बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स, ठीक है? बाइकार्बोनेट्स के बाद जो है वो हैलाइड की बात कर लेते हैं, 11 नंबर। ओके, बाइकार्बोनेट्स जैसे इसकी रिएक्शन, कोई भी मेटल है इसकी रिएक्शन हम कार्बोनिक एसिड के साथ करें, H2CO3 के साथ ही करें, तो यहाँ पे MHCO3 बनता है, ये बाइकार्बोनेट होते हैं। M की रिएक्शन X2 के साथ करें तो MX बनता है, ये हैलाइड होते हैं। MX बनता है, ये हैलाइड होते हैं। देखते जाना क्या इनकी प्रॉपर्टी है। लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? ऊपर से नीचे आ रहे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। फिर से वही कहानी, सॉल्युबिलिटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगी। इतना याद रखना, चीजों में चाहे कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, सल्फेट हो, वो सब के सब जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे लिथियम है, लिथियम हैलाइड बन सकता है, सोडियम हैलाइड बन सकता है ना? तो अगर हम बात करें जो एक्सेप्शन वाली चीजें हैं उनकी बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है? कभी भी एल्कली मेटल्स जो हैं, एल्कली मेटल्स अगर हैलोजन के साथ, अगर फ्लोरीन के साथ कंबाइन होंगी, तो फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होने वाली जो कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, और फिर आयोडीन के साथ। बच्चे लोग ध्यान से समझना, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन वाले कंपाउंड के साथ ज्यादा होगी। अच्छा, अगर हम एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछें, LiF है, LiCl है, LiBr है और LiI है, बोला गया है इस क्वेश्चन में कि किसकी सबसे ज्यादा किसकी कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा? LiF। LI का कोवेलेंट कैरेक्टर फजान्स रूल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो LiI। यस, जो एनायन का साइज जो है जिसका बड़ा होता है, एनायन का साइज इसका बड़ा होता है, फजान्स रूल उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो एनायंस का साइज बड़ा है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन आया था एक बार, कोवेलेंट नेचर। अच्छा, इसमें बताओ कोवेलेंट नेचर क्या होगा? इसमें तो आयन सेम है, तो केटायन का NaF। यस, वेरी गुड, ये दोनों के दोनों जो है वो कोवेलेंट नेचर आते हैं। क्लियर बात? जल्दी देख लें, तो 11 प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। किसके किसके साथ रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ, अमोनिया के साथ, नाइट्रोजन के साथ। याद आया कुछ? केवल लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता था, अमोनिया ड्राई अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया के साथ, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन,
ब्लू कलर का कॉन्सेंट्रेटेड बढ़ाएंगे, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर से ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाएगा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, है ना, क्लियर। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है कुछ कंपाउंड्स हैं। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंपाउंड जो है, यही कंपाउंड जो है इसको बोलते हैं पहला कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं बच्चे लोग? अरे पढ़े तो होगे तुम लोग, और क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। यस, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, Na2CO3, या हम ऐसा बोल सकते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बहुत मतलब चर्चित ये प्रोसेस रहा है, मतलब पूछा जाता है बोर्ड में, तो पूछा ही जाता है, ठीक है। बोर्ड के तो अगर एग्जाम होंगे तो, है ना, मतलब 11th में जो पूछो, 11th में जो एग्जाम हुए होंगे ना, तो उसमें पूछा गया होगा। सॉल्वे प्रोसेस नाम है, सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अब सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में होता क्या है? याद है ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन NaCl सोल्यूशन, वाला। नहीं 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 सॉल्ट प्लस वाटर वाला। नहीं नहीं नहीं, ब्राइन सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। ब्राइन सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के थ्रू हम लोग बनाते थे। देख, Na2CO3 डायरेक्ट बनाएंगे, सभी लोग ध्यान दें। देखो सॉल्वे प्रोसेस बता रहे, ब्राइन सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, उसको CO2 के साथ पास करा दो। ब्राइन सोल्यूशन मतलब अमोनिया और वाटर को बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, उसको CO2 के साथ पास करा दो। इन दोनों, इन सभी को कंबाइन कर दो तो अमोनियम कार्बोनेट आता है बच्चों। क्या आता है? अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन CO2 और H2O के साथ करते हैं तो अमोनियम बाई कार्बोनेट आता है, NH4HCO3। ओके, अब NH4HCO3 को NaCl के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे NaHCO3 बन जाता है, NaHCO3, और NH4Cl निकल जाता है, NH4Cl। और अब इसको अगर हीट करेंगे तो देखो Na2 यहाँ पे 2 टाइम्स करते, तो Na2CO3, CO2 और H2O। अपने को क्या चाहिए था? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट चाहिए था, और सोडियम कार्बोनेट अपने को मिल गया। देखो सबसे पहले फिर से देखो, रिएक्शन तुम्हें इनऑर्गेनिक की बैलेंस नहीं याद रखनी है, बस इतना याद रखना है कि अमोनिया की रिएक्शन, अमोनिया और वाटर की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। उसकी रिएक्शन CO2 और वाटर के साथ करते हैं, पहले अमोनिया के CO2 और वाटर के साथ कराओ, और फिर जो बना उसकी CO2 और वाटर के साथ कराओ, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन NaCl के साथ कराओ तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और NH4Cl बनेगा। इसको हीट कर दोगे तो Na2CO3 बनेगा, H2O बनेगा और CO2 एक बार और निकलेगा। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिल गया। चेक करो जल्दी से, सारे बच्चे चेक करें। ठीक है, तो एक बात नोट में ये है
कि जो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस होता है, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस जो है इज नॉट यूज फॉर, जैसे Na2CO3 बना रहे हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई K2CO3 भी तो बना सकते हैं, लेकिन नहीं, K2CO3 यहां से नहीं बना सकते, सॉल्वे प्रोसेस से K2CO3 नहीं बना सकते, ठीक है। नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ K2CO3, क्यों? ड्यू टू मोर solubility of KHCO3, ठीक है। KHCO3 मतलब ये बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है, KHCO3 is too soluble, तो इसकी वजह से ये तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। अब कोई भी चीज अगर डिसॉल्व हो गई तो आगे की रिएक्शन कैसे कराएंगे? देखो यहां पे ऐसा था, ये हो गया NaCl, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, ये यहाँ पे ऐसा भी बन सकता था, अगर KCl लेते थे तो KHCO3, लेकिन इसको हीट करने का मौका ही नहीं मिला, वो तुरंत डिसॉल्व हो जाता है, पूरा सॉल्युबल हो जाता है। अब पूरा सॉल्युबल हो जाता है तो बचेगा ही नहीं, अब बचेगा ही नहीं तो बस कैसे उसको बना सकते हैं? जो चीज है ही नहीं है, उस वो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो उसको हम कैसे बाहर सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट बनाएंगे? तो इसलिए पोटेशियम कार्बोनेट का यूज जो है वो, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। ओके, क्लियर ये सारी बातें? चलो, तो इतनी बातें नोट कर लेना, PDF में भेज दूंगा, सभी बच्चे जो है वो अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। सर एक मिनट 9th वाला दिखाना, एक मिनट कार्बोनेट वाला। 9th वाला, ये वाला 9th वाला, हो हाँ गया। हाँ। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।